नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों लाहौर पर एक प्रोग्राम किया था और उसको आपकी जानिब से बहुत पसंद भी किया गया, जिसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से ममनून हूँ। नाज़रीन, लेकिन लाहौर ऐसा शहर नहीं जिसको आप एक प्रोग्राम में कवर कर सकें। लाहौर शहर की तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन, यहाँ बस रहे लोगों की आदत व अतवार, गर्ज़ लाहौर पर इतना कुछ कहा और लिखा जा सकता है कि अल्फ़ाज़ ख़त्म हो जाएँ, लेकिन लाहौर की ख़ुसूसियात ख़त्म नहीं होंगी। लिहाजा मैंने लाहौर पर मज़ीद बात करने के लिए ये वीडियो करने का प्रोग्राम बनाया और मुझे मालूम है कि लाहौर की खसूसियात पर मुझे फिर मज़ीद प्रोग्राम करना पड़ेंगे। पिछले प्रोग्राम को देखने के बाद कई दोस्तों ने कहा कि आपने फ़लाँ चीज़ का ज़िक्र नहीं किया। एक हमारे दोस्त हैं जो लंदन में होते हैं, उनकी जानिब से मुझे बताया गया कि आपने बाबू बैंड जिनका ताल्लुक रंग महल लाहौर से था, उनका ज़िक्र नहीं किया। तो जी, बिल्कुल बाबू बैंड वाक़ई बहुत मकबूल था और अक्सर लोग अपनी बारातों में बाबू बैंड को मदऊ किया करते थे और वाक़ई मैं इस वक़्त उसका ज़िक्र करना भूल गया, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और जब लाहौर में नाज़रीन खाने-पीने का ज़िक्र आए तो आप कसूरी फ़ालूदा कुल्फ़ी को कैसे भूल सकते हैं? फ़ालूदा कुल्फ़ी की अक्सर दुकानों की ख़ास बात उनका इंटीरियर भी होता है। ख़ास शीशे का हुआ काम आँखों को बहुत भाता है और फिर नाज़रीन लक्ष्मी चौक और अंदरून शहर के खाबे, सुबह का नाश्ता ही लें, हलवा, पूरी, छोले हों या सिरी पाई की दुकानें, इन पर लगे रश को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे शहर में शायद घर में कोई नाश्ता बनाता ही नहीं। उसके साथ दूध-दही की दुकानों पर हुजूम देखकर लगता है कि लस्सी और दही जैसे मुफ्त में बँट रही है। रात के खाने के बाद जैसा मैंने कहा था, लोग सोडा वाटर पीकर निज़ाम हज़म को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। नाज़रीन, लाहौरी पतंगबाज़ी के भी बहुत बहुत शौकीन हुआ करते थे। बसंत का त्योहार हर साल फरवरी के महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। बाहर मुल्कों में बसे हमारे पाकिस्तानी भाई उसके लिए ख़ास तौर पर लाहौर अपने पतंगबाज़ी के शौक को पूरा करने के लिए आते थे और इसका एक मुस्बत पहलू ये ज़रूर था कि इस पतंगबाज़ी से हज़ारों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता था। लेकिन बदकिस्मती से ये के बाद दीगरे पतंग की डोर फिरने के इतने वाक़यात होने लगे कि मजबूरन हुकूमत को इस पर पाबंदी लगाना पड़ी। नाज़रीन, इसके साथ पहलवानी और कुश्ती भी लाहौर का एक मकबूल खेल हुआ करता था। ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो चुका है। वरना एक वक़्त में मिंटो पार्क, जिसको लाहौर में अब इकबाल पार्क भी कहा जाता है, इसमें मौजूद अखाड़े में पहलवान कुश्ती लड़ते या कसरत करते दिखाई देते थे। फिर हुकूमत ने वहीं नज़दीक में अतीक स्टेडियम बना दिया था और जहाँ बाकायदा पहलवानी, कुश्ती और कबड्डी के मुकाबले होते थे, जिसमें लाहौर के अलावा कुर्ब-ओ-जवार के शहरों से भी लोगों की एक बड़ी तादाद उन्हें देखने आया करती थी। स्ट्रीट क्रिकेट भी लाहौरियों का मकबूल मशगला रहा है। मौसम गर्म हो या रमज़ान का महीना, तो क्या हुआ, लाहौर वालों ने रात में क्रिकेट खेलने के लिए लाइट्स लगाकर गर्मी का भी तोड़ निकाल लिया और फिर तो बाकायदा नाइट टूर्नामेंट मुनक्किद होने लगे। रमज़ान के दिनों में इफ्तार और तरावी के बाद खेल शुरू हो जाता और फिर सहरी से कुछ देर कबल लाहौरी घरों में जाकर पराठे और लस्सी पीते, फिर नमाज़ फजर की अदायगी और उसके बाद लंबी तान के सोते। नाज़रीन, लाहौर वालों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की परेड और परचम उतारने की तकरीब देखने का तो जुनून की हद तक शौक रहा है। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग वाघा बॉर्डर पर यह मंज़र देखने पहुंचे होते हैं और जो रिश्तेदार या दोस्त लाहौर से बाहर से आते हैं, उन्हें वाघा की सैर ज़रूर करवाई जाती है। अक्सर लोग सिपाहियों की टांग उठाने की नकल करते वक्त अपनी पतलूनें भी करवा बैठते हैं। और जहाँ मैंने पिछले प्रोग्राम में सिनेमा घरों का ज़िक्र किया, नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर के स्टेज और थिएटर का ज़िक्र ना हो? लाहौर का कदीम तरीन थिएटर बाग़-ए-जन्नह का मशहूर और मारूफ़ ओपन एयर थिएटर था, जिसने टीवी और फ़िल्म को बहुत से अज़ीम फ़नकार दिए। उसके बाद तामीर हुए अलहम्रा आर्ट सेंटर ने भी स्टेज और थिएटर को मज़ीद 4 चाँद लगा दिए। और जब स्टेज और थिएटर का ज़िक्र हो तो लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री की रंगीनियाँ और ग्लैमर आँखों को खीरा करता है। तानूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो, देखें तो लगता है आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और जैसा मैंने अपने पहले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि फ़िल्म साज़ व हदायतकार अताउल्लाह शाह हाशमी मरहूम की फ़ैमिली से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उनके बेटे जो उनको असिस्ट किया करते थे, मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी। तो इस ताल्लुक की वजह से तमाम स्टूडियोज़ में हम वीआईपीज़ की तरह जाया करते थे। लेकिन मैं अपने इसी तजुर्बे की बिना पर ये बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करता कि जब तक हमारी उर्दू फ़िल्म इंडस्ट्री कराची में थी, उसका मयार भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री से कहीं बेहतर था और हमारी बहुत सी फ़िल्म्स को भारत में कॉपी किया जाता था।
ہمارے فلمی گانے اور میوزک بھی زبردست تھا، اور اس زمانے کے گانے اب بھی اگر آپ سنیں تو ان کی دھنیں، آواز اور شاعری دل کو چھوتی محسوس ہوتی ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کتنی زبردست فلمیں بنانے میں کامیاب رہی ہے، لیکن ناظرین، کراچی سے لاہور آنے کے بعد انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی۔ اردو کی درمیانے درجے کی اکا دکا ایک آدھ فلم 6 ماہ یا سال میں ریلیز ہوتی تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی ناپید ہو گئیں اور صرف پنجابی فلمیں بننے لگیں، اور ان کا معیار بھی بہت ہی اوسط درجے کا ہوا کرتا تھا۔ کچھ کوششیں تو ہوتی رہیں اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی، لیکن یہ انڈسٹری جس بری طرح برباد ہوئی اور جو عروج اس کو 60 یا 70 کی دہائی میں ملا، اس کو واپس لانے کے لیے بڑی ہی مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس کے لیے گزشتہ 4 دہائیوں میں حکومتی سطح پر کوئی خاص سنجیدگی دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو اس نے اپنی فلم کو دنیا بھر میں سافٹ پاور کے ٹول کے طور پر بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ خود پاکستان کا کون سا ایسا گھر ہے جہاں انڈین فلمیں نہ دیکھی جاتی ہوں، اور ستم در ستم ہماری کچھ گزشتہ حکومتوں نے اپنی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کی بجائے الٹا بھارتی فلموں کو ہی پاکستانی سنیما گھروں میں نمائش کی اجازت دیے رکھی۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ آرٹ، ڈرامہ اور فلم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اپنے لوگوں کی تربیت اور دنیا میں اپنا ایک بہتر امیج اور نیریٹو بنانے کے لیے، لیکن فلم انڈسٹری کے کراچی سے لاہور منتقل ہونے سے اس کا ڈی این اے ہی بدل گیا۔ انڈسٹری پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں سے سمندر کی ریت کی طرح پھسلتی چلی گئی، اور ہماری فلم کراچی کی کھلی فضاؤں سے نکل کر ٹیکسالی گیٹ کے راستے اندرون لاہور میں داخل ہوئی اور یہاں کی تنگ و تاریک گلیوں میں بکھر گئی، اور اب یہ اتنی لتھڑ چکی ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھ کر یہیں دفنا کر ایک نئی شروعات کرنا ہوگی۔